हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ईपीएफओ के एग्जाम एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट ऑफिसर जिसका पेपर 4 अक्टूबर को है उसके बारे में कुछ डिटेल देना चाहती हूँ। उसका जो एक बार अपन सिलेबस है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके सिलेबस में ये है कि एक तो यूपीएससी बेस्ड है, तो यूपीएससी के लेवल का आएगा तो हमें तैयारी बहुत अच्छी करनी है, पहली बात। और अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत नहीं है, आधुनिक भारत का एक पोर्शन है फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। एक है आपकी भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और उसमें है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। उसमें एक करंट आ जाएगा, उसमें समसामयिक मुद्दे हैं करंट, कंप्यूटर है और जनरल साइंस है। ठीक है, इन सब के अलावा ये तो वो पोर्शन है जो हम सारे एग्जाम्स में पढ़ते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आ रहे हैं। जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सब पढ़ते हैं। अब इसमें तैयारी जो है, एक स्पेशल जो ईपीएफओ स्पेशल है, मतलब एक अलग से जो पोर्शन है उसकी तैयारी में इसमें महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें से लगभग इस पोर्शन में से जो ईपीएफओ का एक स्पेशल पोर्शन है, इसमें से 60% क्वेश्चन आए थे। अब उस ईपीएफओ स्पेशल में क्या क्या है? लेबर लॉ, ठीक है, श्रम कानून, और अपना ये फैक्ट्री एक्ट आता है उसमें, जिसको अपन फैक्ट्री अधिनियम बोल दो, ये है। और अपना औद्योगिक रिलेशन औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन है। एक अकाउंटेंसी का है। तो इस तरह के कुछ चीजें हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज मैं भूल गई कि इंग्लिश और है, जनरल इंग्लिश। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये इसका सिलेबस है सारा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस मेरे चैनल पर। तो इस सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे और इसकी शुरुआत मैं करूंगी इंग्लिश से। तो ये सारी डिटेल है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इन सब चीजों के लिए पढ़ना क्या क्या है। बेस्ट किताब, और एक मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ कि जब भी आप कुछ भी पढ़े ना, तो सिर्फ एक किताब से पढ़ें। ऐसे नहीं कि एक ही चीज के लिए आप कई किताबें पढ़ें। आप किसी भी चीज के लिए, चाहे आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ें, चाहे आप पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, इन सब के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है और बार बार उसी को पढ़नी है, उसी का रिवीजन करना है, उसी को दोहराव करना है। वो चीजें तभी हम लोग याद कर पाते हैं। ठीक है, अलग अलग किताब पढ़ने में क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता, कभी हमने कौन सी पढ़ी, कभी कौन सी पढ़ी। फर्स्ट किताब जो हम पढ़ते हैं, एक बार हमने पढ़ी, दूसरी बार उसको फिर हमने अंडरलाइन करी, फिर किसी ने हमको बताया कि अरे नहीं ये किताब नहीं पढ़ो, आप ये वाली पढ़ो। फिर क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि नहीं यार, शायद मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा। जबकि ऐसा नहीं है, सब किताबों में 90% सेम चीजें होती हैं। अब हिस्ट्री है, उसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता। इकोनॉमिक्स के जो बेसिक हैं, बाकी वैसे इकोनॉमिक्स का आप देखोगे पेपर में तो करंट इश्यूज ज्यादा आते हैं इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड। साइंस का साइंस टेक पोर्शन आता है और इकोनॉमिक्स का जो अर्थशास्त्र है उसका बेसिक हमें आना चाहिए। वैसे बेसिक में कुछ आता नहीं है, और जो इकोनॉमिक्स का है वो भी करंट इश्यूज से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये ऑलमोस्ट आपकी जो करंट की जो किताब आती है, हमारे समसामयिक मुद्दों की जो भी किताब आती है, मासिक पत्रिका आती है, कोई भी मंथली मैगजीन होती है, आप किसी भी एक मंथली मैगजीन्स को पढ़ें। आप चेंज नहीं करें बार बार। आप चाहे दृष्टि की पढ़ लो या विजन की पढ़ लो, या कोई भी आप, मतलब मैं पर्टिकुलर नहीं बता रही हूँ, कोई भी प्रत्युत्तर दर्पण आ गई, सामान्य ज्ञान दर्पण आ गई, शायद पहले चलती थी, पता नहीं अब चलती है कि नहीं। तो किसी भी, अब तो बहुत सारी बुक्स आ रही हैं और इवन सॉफ्ट कॉपी तक हम अपलोड करते हैं। कुछ अपने जो वेबसाइट्स है उसमें सॉफ्ट कॉपी भी है, तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वहां से आप डाउनलोड करो, इंटरनेट आजकल सबके पास है ही, तो वहां से आप इन चीजों को पढ़ो। और एक ही अपना ये विजन रखो कि भाई हमें जो है विजन की दृष्टि है, दृष्टि की देखनी है, या किसी भी कोई भी एक मासिक पत्रिका। ऐसे नहीं आप हर महीने दूसरी अलग अलग पढ़ रहे हो, उसमें भी एक फर्क रहता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने कुछ अलग अलग पढ़ी, हमने कभी किसी मंथ की किसी और
पत्रिका पढ़ ली, फिर अगले महीने हमने किसी और राइटर की पत्रिका पढ़ ली, तो उसमें फर्क आ जाता है। सबका एक अलग अलग व्यू होता है, एक एंगल होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं बताती हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। ये देखिए, ये है ये बुक, आधुनिक भारत का इतिहास। ये शायद पुराना एडिशन है, आप लोग अगर लेके आओगे तो इसका मार्केट में आपको नया एडिशन मिल जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, आपको ईपीएफओ के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम 1857 से ही पढ़ना है। ठीक है, आप वहीं से पढ़ो। मैं आप पढ़ने का तरीका बताऊंगी। आप 1857 से और लास्ट 1947 तक पढ़ो। 2 बार पढ़ो इसको, 3 बार पढ़ो। जब आप इसको 3 बार पढ़ लो ना, उसके बाद फिर आप इस किताब को स्टार्टिंग से उठाना है। स्टार्टिंग से मतलब 1757 प्लासी का युद्ध। उससे पहले भी कुछ चीजें थोड़ी बहुत दी हुई हैं, तो वो इतनी जरूरी नहीं है। किस एग्जाम्स के लिए? ईपीएफओ स्पेशल एग्जाम्स के लिए। मैं सिर्फ इस एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले आपको कहाँ से पढ़ना है? 1857 से 1947, क्योंकि हमारे को पहले हमारा एम टारगेट करना है। क्योंकि सिलेबस में क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। और स्वतंत्रता संग्राम दिमाग में आते ही हमको एक ही चीज याद आती है, सन 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति से लेके हमको हमारा देश जब तक आजाद हुआ 1947 तक पढ़ना है। उसको 2 बार 3 बार पढ़ लो, उसका दोहराव करो, उसको रिवीजन करो। उसके बाद में फिर हमको क्या पढ़ना है? इस बुक का 1757 से लेकर 1857 100 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको एक बार एक नजर देखनी है। वो इसलिए जरूरी होता है कि सिलेबस में तो दिया हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल, बट कुछ कह नहीं सकते कि एक आध कोई क्वेश्चन बैक ईयर से भी आ जाए। जरूरी नहीं है कि फिक्स 1857 से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ये हम कुछ कह नहीं सकते। और नहीं, अगर मान लो यूपीएससी ने दे भी दिया तो आप उन पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने जो है आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री में है आधुनिक भारत का इतिहास की बुक है स्पेक्ट्रम की, और इसका जो मैंने आपको बताया दिया 1857 से लेकर 1947 तक आपको पढ़ना है। वैसे तो लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, एक विपिन चंद्रा की कोई किताब आती है, विपिन चंद्रा की, मैंने भी पढ़ी है। वो बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, पर सबका अपना व्यू होता है एक अलग। मुझे नहीं लगता कि उस बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता है। जिसने आधुनिक भारत के लिए ये बुक पढ़ ली, मैं उसकी गारंटी लेती हूँ कि उसको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बुक पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी अगर आपको मन में संतुष्टि करनी है तो आपको एक ओल्ड एनसीईआरटी की आती है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, और ओल्ड भी शायद अब नहीं मिले, पर एनसीईआरटी की 11th क्लास की आती है। उसको आप देख लो एक बार अपनी सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए। बाकी मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक जो है आधुनिक भारत का इतिहास, राजीव अहीर जी की, आईपीएस रहे हैं वो, उन्होंने, इनके राइटर हैं राजीव अहीर जी। बहुत शानदार बुक लिखी, बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं इस बुक को कई बार पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो अब अपनी ये बात हो गई हिस्ट्री की। अब अपन आते हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी का दिमाग में आते ही जितने भी बच्चे यहाँ यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही दिमाग में किताब आती है हमारे, लक्ष्मीकांत। क्योंकि वही है, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी आपको पढ़ना हो लक्ष्मीकांत में से ही पढ़ना। उसके पीछे कारण है, ये किताब अपने आप में एक संविधान है। अपने आप में ये एक संविधान है, आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये है वो बुक। और ये तो खैर काफी पुराना एडिशन दिखा रही हूँ मैं आपको। अब तो बहुत इसका लेटेस्ट 6वां या 7वां एडिशन भी आ गया, और ये काफी पुराना है। ये तो 4था एडिशन है। तो काफी चीजें ऐड भी करी हैं, कुछ चीजें जैसे जनहित याचिका वाला जो है इसमें, वो इसमें नहीं है टॉपिक, वो नई वाली में है। जो इससे नेक्स्ट जो एडिशन आया था 5th, उसमें है। ये काफी पुरानी बुक है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको सिर्फ ये पढ़नी है, क्या, ये भारत की राज व्यवस्था के लिए आपको पढ़नी है लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है,
इसके अलावा आप कोई बुक मत देखना, कुछ भी बुक मत देखना। मैं मानती हूँ अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए तसल्ली से, इत्मीनान से, आराम से, धीरे धीरे इसको पढ़ना। याद करने की कोशिश मत करना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ये याद करने की किताब नहीं है, ये याद होगी आपको 3 या 4 बार पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक है हिस्ट्री हो गई, अपनी इंडियन पॉलिटी हो गई। एक ईपीएफओ में लास्ट ईयर का आप 2017 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए, मैथ के करीब उसमें क्वेश्चन थे लगभग 15 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन थे टोटल, और उसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, तो ऐसे करके 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। अब बात आती है मैथ और रीजनिंग के लिए आप क्या पढ़ो। तो मैथ और रीजनिंग के लिए देखो, अगर आप बेसिक की बात करते हो, आपका बेसिक कमजोर है, तो आप उसके लिए एक अच्छी सी किताब है RS अग्रवाल, वो पढ़ लो, वो बेसिक से पढ़ा रहा है। बाकी आप मैथ में और इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों के लिए मैं आपको एक ही किताब सजेस्ट करती हूँ। उठाना ही मत दूसरी किताब, देखना ही मत। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको दूसरी किताब देखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों के लिए आपको एक ही किताब बता देती हूँ मैं, और वो मैं बताती हूँ आपको SSC के लास्ट ईयर के प्री और मेंस के पेपर, सबसे बेस्ट। पर बुक अच्छी होनी चाहिए। पब्लिकेशन आपको मैं बता देती हूँ कौन सा पब्लिकेशन है इसका। किरण आप ले आओ, किरण पब्लिकेशन अच्छा है, बट किरण में क्या है कि एक्सप्लेनेशन में मैथ के थोड़े से सॉल्यूशन ठीक नहीं लगे मुझे, तो आप किरण की ले लो, या फिर आप एक किताब आती है, मैं आपको बताती हूँ। चलो मैं आपको इसके लिए एक किताब अलग से मैं खुद आपको बता दूंगी, अपना नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर तो आप कहीं से भी लियो, बात सिर्फ सॉल्यूशन की है कि सॉल्यूशन कहाँ से मिले उसके अच्छे ना। तो आप ये अब आपको देखना है, आप मार्केट जाओ और वहाँ से प्रीवियस ईयर SSC के प्री और मेंस के पेपर, आप तो 1 साल का ही लिया होगा, उसमें बहुत सारे पेपर हैं, 2019 का भी लिया होगा या 2018 का भी लिया होगा, तो बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे आपको। आपको ऐसा भी नहीं चाहिए पिछले 4-5 सालों के पेपर लाने की जरूरत है, क्योंकि अब तो लगभग SSC के पेपर ऐसे हो चुके हैं कि इसमें 50 लाख तो फॉर्म भराई में आते हैं, और 1 महीने तक उसका पेपर चलता है, प्री मेंस 1-1 महीने तक चलते हैं। क्या करें, फॉर्म भरने वाले इतने हैं, देश में बेरोजगारी इतनी है। तो ये हो गई हमारी बात मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की। कंप्यूटर के लिए आप कोई भी बेसिक बुक लाके पढ़ लो। कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन डीप नहीं पूछा जा रहा, मैंने खुद ने 2017 का पेपर देखा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और सिर्फ 5 क्वेश्चन आए। तो ये आप ऐसे रख सकते हो कंप्यूटर को कि आप वीकेंड पे पढ़ लो, इसको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीकेंड पे पढ़ लो इसको। तो अपना हो गया इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट इशू पे मैंने आपको शायद बता दिया, मैं दोबारा बता देती हूँ कि समसामयिक मुद्दों के लिए कोई भी मासिक पत्रिका, मंथली, कोई भी आपकी मंथली बुक किसी भी तरह की आप मत खरीदो, आप PDF को डाउनलोड कर लो किसी भी तरह की। जैसे PDF आपका विजन का हो गया, दृष्टि का हो गया, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सब कुछ। GK टुडे आप गूगल पे डालो, GK टुडे रोज के 10 क्वेश्चन देता है वो, रोज के, आप उसको देखो। ठीक है, ये हो गया। साइंस टेक, ये आपकी करंट से होगा। जनरल साइंस के लिए आप 9th और 10th की बुक पढ़ लो, सफिशियंट है। 8th 9th 10th की 8th 9th 10th की बुक पढ़ लीजिए NCERT की जनरल साइंस के लिए। पर मुझे लगता नहीं है कि उसको इतना वर्थफुल है, कारण जनरल साइंस के बजाय साइंस टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल सब कॉम्पिटिशन्स में। जनरल साइंस का इतना रोल रहा नहीं। जनरल साइंस एक सिर्फ नॉर्मल ये हो गई है कि आपको थोड़े बहुत जो कीवर्ड होते हैं, जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं कि वाष्पीकरण, ठीक है, उत्सर्जन, जैसे बिल्कुल ही नए बच्चे आते हैं उनको समझ में नहीं आता तो वो आ जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि साइंस टैग को पढ़ने के लिए या एक बिल्कुल अपर लेवल की साइंस को पढ़ने के लिए हमको 1-2 कीवर्ड भी आने चाहिए, इसलिए जनरल साइंस है। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि आप साइंस टैग के लिए है ना अपना करंट को ही पढ़ो। और इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए
बेसिक इकोनॉमिक्स आप जरूर पढ़ना। जब तक आपको राष्ट्रीय आय, हमारी जीडीपी, हमारी जो अपना कैपिटल है, हमारे खर्चे हैं, कई तरह के खर्चे होते हैं, कई तरह की हमारी इनकम होती है, हमारी कई इनकम सरकार को टैक्स से होती है, कई इनकम सरकार को विदेशों से होती है। कुछ छोटे छोटे देश हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उनको भारत सरकार ने उधार दे रखे हैं, उनसे हम कोई उधार की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें आपको करंट में नहीं मिलेंगी। करंट में आपको इकोनॉमिक्स में क्या सुधार किए हैं, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या सुधार हुए हैं, वो मिलेंगे। तो उनको पढ़ने से पहले एक बार के लिए आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बेसिक इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ से पढ़नी है। आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए वैसे तो देखो, यूपीएससी की अगर बात करें तो सब रमेश सिंह पढ़ते हैं, और रमेश सिंह ऐसी बुक है कि बच्चा देख के घबरा जाता है। बहुत मोटी बुक है, बहुत मोटी बुक है वो। मुझे नहीं लगता उस बुक को इतना पढ़ने की जरूरत है। और ईपीएफओ की अगर मैं बात करूं तो आप ईपीएफओ के लिए तो आप कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक खरीद लो, और मैं तो कहती हूँ बुक भी मत खरीदो। क्यों पैसे खर्च करते हैं? पैसे मत खर्च करो, गूगल पे डालो बेसिक इकोनॉमिक्स, आपको कोई ना कोई पीडीएफ का लिंक तो मिल ही जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में मैं खुद ढूंढकर आपको पीडीएफ दूं, या फिर मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, वो नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी, उसका पीडीएफ लिंक दे दूंगी मैं आपको। ठीक है। इकोनॉमिक्स में एक चीज आप याद रखना हमेशा, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठते हो ना आप, तो लास्ट ईयर का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, और आने वाले नेक्स्ट ईयर का, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का अपन को, जैसे अभी क्या चल रहा है अपना, अभी अपना चल रहा है मई, ठीक है, मई 2020। तो अभी हमको ये जरूरी है कि हम 19-20 का 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, और 2020-21 का बजट जरूर पढ़ें। आपके इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बहुत सारे। हमें किताबों के ढेर से बचना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, तो हमको उसी तरीके से पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना वो जानना जरूरी होता है, बजाय इसके कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब हम किताबों का ढेर लगा दें तो उससे तो हमारी पढ़ाई होने से रही। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे और 20-21 का बजट जरूर से जरूर पढ़ना है। और करंट इश्यूज, साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए तो करंट इश्यूज पढ़ने ही पढ़ने हैं। अर्थव्यवस्था में, अब तो अर्थव्यवस्था में बहुत चेंज हो रहा है। अब तो ये कोरोना आ गया, कोविड-19, इसके लिए कितने सारे सुधार किए गए हैं। अभी वो 20 लाख करोड़ की घोषणा करी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, उसमें से किस क्षेत्र में कितने पैसे दिए जाएंगे, गरीबों को कितने दिए जाएंगे। जनधन योजना में 500 रुपए दिए जा रहे हैं अभी 3 महीने तक। और स्पेशली मैं आपको बता दूं अपने ईपीएफओ के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैं खुद ईपीएफओ डिपार्टमेंट में हूँ, मैं आपको ये बताऊं ईपीएफओ में ये क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं प्राइवेट सेक्टर के और सेमी गवर्नमेंट, इन लोगों का पीएफ कटता है। ठीक है, तो उनकी सैलरी का 12% जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और उनके मालिक का 12%, तो ऐसे 24% जो है ईपीएफओ डिपार्टमेंट में डिपॉजिट होता है। तो उस 24% की मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून का तो अभी सरकार ने घोषणा करी है। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च की तो सरकार ने तभी घोषणा कर दी थी जब हमारा पहली बार लॉकडाउन किया था। मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए कहा था, ये बात थी शायद 22 मार्च की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों का जो ये 24% जो अंशदान ईपीएफओ में जमा कराती है ना कोई कंपनी, ये सरकार कराएगी। ये एक पॉइंट है, करंट मुद्दा है, इसको आप ध्यान में रखना। ईपीएफओ के एग्जाम्स के लिए हमें स्पेशली लेबर से रिलेटेड पॉइंट्स को देखने हैं। ठीक है, और अभी थोड़े टाइम पहले ही मई, जून, जुलाई का भी अप्रैल, मई, जून तक का भी 24% जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ने घोषणा करी है कि वो खुद जमा कराएगी। ना तो कंपनी में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको देने की, उनकी सैलरी में से नहीं कटेगा, और जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है, भाई उसको भी तो घाटा हुआ है लॉकडाउन की वजह से। ऐसा ही थोड़ी ना है कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, उनको ही नुकसान हुआ है। कंपनी के मालिकों को भी तो नुकसान हुआ है, उनका प्रोडक्शन, कंपनी का प्रोडक्शन भी तो बंद रहा है।
ये है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का हमने देख लिया कि हमें हल्का सा कहीं से बेसिक पढ़ना है और उसके बाद में बजट आने वाले साल का, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का। ऐसे ही होता है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये होता है कि हम कितना खर्च कर चुके हैं, हमने किस चीज़ों पे कितना कितना खर्च किया है। हम मतलब भारत सरकार, हमारी सरकार ने। और 2020-21 में हमको हमारे किस किस खर्चों पे कितना कितना खर्च करना है, बजट बनाना। बजट बनता है ना अपने घर का भी, उसी तरीके से सरकार का भी बजट बनता है। अब आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश का तो मैंने बता ही दिया आपको, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। प्रीवियस ईयर के पेपर ले आओ, सबसे बेस्ट ये है। तो मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया, अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन अपनी स्टडी शुरू करेंगे, ठीक है।